पुजारी जी, कोई भी गरीब भूखा और बिना कपड़े के मंदिर से लौटना नहीं चाहिए। यह सब मैं अपने पापा की याद में कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कोई भूखा ना जाए। इतना कहते कहते संगीता की आंखें भर आई। पुजारी जी वहाँ बैठे सभी लोगों से बोले, सब लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा और लड़ो झगड़ो मत, बहुत खाना है। संगीता भी खाना और कंबल बांटने लगी। खाना और कंबल बांटते बांटते जब वह आखिरी गरीब के पास पहुंची तो हैरान रह गई। उसके हाथों से सब सामान गिर जाता है, जिस पर वह बूढ़ा आदमी उसे कहता है, बेटा बड़ी ठंड लगती है, एक कंबल से मेरा गुजारा नहीं होता, तुम चाहो तो मुझे खाना मत दो। संगीता उन बुजुर्ग की बात सुनकर रोने लगी और बोली, पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ। और इस हालत में वह बूढ़ा आदमी संगीता की बातें सुन चुपचाप से बस संगीता को देखे जा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आकर कहते हैं, बेटा क्या तुम इन्हें जानती हो? संगीता रोते हुए बोली, हाँ ये मेरे पिता दीनानाथ जी हैं। इस पर पुजारी जी बोले, एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठाकर चला गया था, तब से यहीं मंदिर के बाहर ही रहते हैं। और ताज्जुब की बात ये है, इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम कह रही हो ये तुम्हारे पिता हैं, फिर इनकी ऐसी हालत, कुछ समझ नहीं आया। संगीता बोली, पुजारी जी मेरे पापा को मेरे भैया अखिलेश अपने साथ सिंगापुर ले गए थे और तब से रोज मेरी बात पापा से फोन पर होती है, फिर ये यहाँ और वो भी ऐसी हालत में। मैं खुद हैरान हूँ, या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या तो पापा वहाँ से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं, जो इनसे पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। संगीता अपने पिता को अपने साथ घर ले आई और घर पहुंचकर उसने अपने भाई अखिलेश को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो, क्या कर रहे थे? वह बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा हूँ, तुम बताओ आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना? हो गई उसकी तैयारी? संगीता बोली, हाँ बस वही चल रही है। भैया जरा पापा को फोन देना। वह क्या है, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है तो उनको भी बता दूं। अखिलेश बोला, अच्छा रुक, पापा संगीता का फोन है उधर से। बिल्कुल संगीता के पापा की आवाज़ आई, हाँ गुड़िया बोल बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, तो फिर कभी कॉल कर लेना। अखिलेश फोन लेकर बोला, संगीता पापा से यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए थोड़े सुस्त हो गए हैं, तुम फिर कभी बात कर लेना। भाई की इस बात से संगीता हैरान थी कि फोन पर वह आवाज़ किसकी थी, आखिर यह सब हो क्या रहा है। संगीता अपने पति गोपाल से बोली, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, जब भैया इन्हें सिंगापुर ले गए थे तो पापा यहाँ इस हालत में कैसे? ये ना तो मुझे पहचान रहे हैं और उधर भैया पता नहीं किससे मेरी बात करवाते आए हैं। गोपाल बोला, संगीता तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारे पापा हैं, क्योंकि ये तुम्हें पहचान नहीं रहे हैं और उधर भैया ने आज भी तुम्हारी बात पापा से करवाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बहरूपिया हो? संगीता बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है, पर पता कैसे करूं? भैया इतनी दूर हैं, आखिर सच्चाई का पता करूं तो करूं कैसे? गोपाल बोला, संगीता ये सब बाद में, पहले हमें इनका इलाज करवाना होगा, एक बार ये ठीक हो जाएं, बाकी अपने आप पता चल जाएगा। संगीता दीनानाथ जी से बोली, पापा आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए। इतना कहते कहते संगीता रो पड़ी। दीनानाथ जी बोले, बिटिया तुम कौन हो, मुझे सच में याद नहीं, पर तुम जो गरीबों में दान करती हो बड़ा नेक काम है, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। दीनानाथ जी ने अपने कांपते हाथों से संगीता को आशीर्वाद दिया तो संगीता अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। अगले दिन संगीता दीनानाथ जी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं ये किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों को वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभी अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आए तो याददाश्त वापस आ जाती है।
पर पक्का नहीं कह सकते। संगीता यह सुनकर काफी मायूस हो जाती है और वह दीनानाथ को घर वापस ले आती है। घर आकर वह अपने पति गोपाल से कहती है, गोपाल, आज से पहले मैंने कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। क्या करूं? जो पापा ठीक हो जाएं और मुझे सब कुछ पता चल जाए। गोपाल बोला, देखो संगीता, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से ही उनकी याददाश्त वापस आएगी। पर जब हमें पता ही नहीं कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वह मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं? अब तो एक ही रास्ता है, अखिलेश भैया। संगीता बोली, भैया जो इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं वह सच बताएंगे। मैं बेवकूफ़ दूर बैठी यही समझती रही कि पापा सिंगापुर में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि भैया पापा को कभी वीडियो कॉल पर क्यों नहीं आने देते? गोपाल बोला, संगीता तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, पर यह समय भावनाओं में बहने का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। अखिलेश भैया यूँ सच्चाई तो नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वह इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए पहले उन्हें यहाँ बुलाना होगा और सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, वो है पैसा। तुम भैया से कहो पापा की एक पॉलिसी मैच्योर हुई है पूरे 1 करोड़ की, और यह पापा के साइन करने के बाद ही अकाउंट में आएगी। उन्हें कुछ शक ना हो उसके लिए कहना। भैया पापा से पूछना जरा कि ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें उन्होंने मेरे घर का पता डाला था, फिर देखते हैं वह क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। उसी रात दीनानाथ जी जब सो रहे थे, वह नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे, बेटा तू यकीन कर। संगीता दीनानाथ जी के कमरे में ही सोई थी। वह इस आवाज से उठ गई, पर उसने उन्हें जगाया नहीं। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद दीनानाथ जी कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन संगीता अखिलेश से फोन पर वही बोली जो गोपाल ने कहा था। फिर वह बोली, भैया जरा पापा को फोन देना। अखिलेश बोला, अरे पापा अपनी उम्र के दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, पूरा दिन घर पर रहकर वह ऊब जाते हैं, इसलिए मैं ही उनसे कहता हूँ कहीं चला जाए करें। वह घर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। और एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊँ तो चलेगा? क्या है ना, पापा की उम्र भी काफ़ी हो गई है और फिर इतना लंबा सफ़र। संगीता बोली, भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है तो उनके तो साइन चाहिए ही होंगे ना, पर नॉमिनी में आपका नाम है तो मैं पूछती हूँ वकील से कि सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। यह कहकर संगीता फोन रख देती है। अगले दिन वह कॉल करके बोली, हाँ भैया आपके साइन भी चलेंगे। अखिलेश बोला, ठीक है, मैं जल्दी से टिकट करवाता हूँ और तुम्हारी भाभी को भी काफ़ी दिन हो गए वहाँ आए हुए। संगीता बोली, काश पापा भी, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा? अखिलेश बोला, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है। फोन रखने के बाद संगीता गोपाल से बोली, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं भैया। उनके झूठ का करारा जवाब मैंने भी ना दिया तो मेरा नाम भी संगीता नहीं। गोपाल बोला, संगीता हमें होशियारी से पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश के यहाँ आने से पहले उसे कुछ पता चल जाए। एक दिन संगीता दीनानाथ जी को पार्क में घुमाने ले जाती है और उनको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है, पर वह उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही संगीता ने उनको अखिलेश की तस्वीर दिखाई, दीनानाथ जी के चेहरे का भाव ही बदल गया। वह एकदम से बोले, अरे ये तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है? संगीता बोली, आप जानते हो इन्हें क्या किया था इन्होंने? इससे पहले दीनानाथ जी कुछ बताते, एक बुजुर्ग वहां आकर बोले, अरे संगीता बेटा तुम कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है और दीनानाथ सिंगापुर से कब आए? संगीता बोली, कैलाश अंकल आप कैसे हैं? कैलाश जी बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, अब उम्र हो गई है, ज़्यादा घर से निकलना नहीं हो पाता है और दीनानाथ से तब मिला था
जब ये सिंगापुर जाने वाला था। उसके बाद आज, पर ये कब आया? हम पड़ोसी कम दोस्त ज्यादा थे। थोड़ी दूर क्या चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ लिए इसने तो। संगीता बोली, अंकल क्या बताऊं आपको, पापा को अब कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने पापा को किस हालत में देखा। हमारी बहुत कोशिशों के बाद गोपाल का ट्रांसफ़र इस शहर में हो पाया है। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है। और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ सिंगापुर में बस गए हैं। फिर उसने पूरी घटना बताई। कैलाश जी बोले, बेटा जब उसने मुझे अपने सिंगापुर जाने की बात बताई थी, वह भी अखिलेश के साथ, तभी मुझे ये बात खटकी थी, क्योंकि अखिलेश कभी सीधे मुंह इनसे बात नहीं करता था। ये अक्सर आकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार मैंने पूछा, दीनानाथ कोई परेशानी है तो बताना, तो ये मुझसे कहने लगा, कैलाश तू मुझे कुछ खिला सकता है क्या? बड़ी भूख लगी है यार। पर यह बात अखिलेश या बहू को मत बताना। वह क्या है ना, सुबह से दोनों कहीं निकले हुए हैं। मुझे ये भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर मुझे अखिलेश पर काफ़ी गुस्सा आया। कैलाश जी बोलते बोलते भावुक हो गए और बोले, और हाँ, आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जिसे मेरा परिवार भी सुनता। एक रोज़ तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि ये सब बंद हो जाए। पर हमें क्या पता था मेरा ये कदम मुझे मेरे यार से दूर कर देगा। पुलिस तो चली गई, लेकिन दीनानाथ बिल्कुल बदल गया। एक दिन ये अचानक मुझसे आकर कहता है, मैं अपने बेटे के साथ सिंगापुर जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार चलता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए। संगीता बोली, इतना सब कुछ चल रहा था, पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है इस सब में भैया ने कोई प्लानिंग की होगी। कैलाश जी बोले, हाँ बेटा, इससे मैंने कई बार कहा भी था कि तुझे सब कुछ बता दे, पर ये कहता अभी मेरी जिंदगी और बची ही कितनी है, क्यों खामखा अपनी बच्ची को भी परेशान करूं। संगीता बोली, अंकल काश पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाती, फिर बताती भैया को। कैलाश जी बोले, बेटा अगर इस सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त, बेचारे पर ऐसी क्या बीती जो इसकी ऐसी हालत हो गई। दुखी मन से वह वहां से चले गए। दिन बीतते गए और एक दिन अखिलेश भी आ गया। अखिलेश के आने से पहले ही संगीता ने दीनानाथ जी को छुपा दिया था। अखिलेश संगीता से कहता है, कब चलना है साइन करने? संगीता बोली, भैया अभी अभी तो आए हो, ये सब तो हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमसे भी अच्छे से मिल लो। अखिलेश बोला, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दीबाजी कर रहे हैं, उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर आए हैं, बस इसलिए। संगीता बोली, हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो। एक काम करो, वीडियो कॉल ही कर दो, आखिर पता तो चले। अकेले ठीक तो है ना पापा? अखिलेश बोला, अरे नहीं नहीं, अभी पापा का दवा खाकर सोने का समय है। मेरी अभी मेट से बात हुई थी, वह अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। संगीता बोली, चलो ठीक है, तुम लोग ना सही, मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। संगीता के ऐसा कहते ही गोपाल पीछे से दीनानाथ जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर अखिलेश और उसकी पत्नी अनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। संगीता बोली, क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो बस बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने का, असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग सिंगापुर नहीं जेल जाओगे। अखिलेश घबरा कर बोला, क्या कहा? पापा ने बताई है, पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? संगीता बोली, अरे वाह, सब पता है तुम्हें, चलो अच्छा हुआ। अब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, तुम मुझे बताओगे?
वरना कुछ ऐसे सबूत है मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस सिंगापुर लौटना सपना बन जाएगा। और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। अखिलेश बोला, वह क्या है ना संगीता, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए सिंगापुर जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को ये बात कैसे पता चल गई और वह घर को बेचना नहीं चाहते थे। सीधी उंगली से घी ना निकलते देख हमने उंगली टेढ़ी करने की सोची। एक रोज अनीता चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी, अगर आपने घर के कागजातों पर साइन नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा। पापा को लगा अनीता सच में ऐसा करेगी, तो उन्होंने बुरी तरह घबराकर उन कागजातों पर साइन कर दिए। अनीता ने चाकू को कुछ ऐसे अपने हाथों पर चलाया कि उसके नकली खून को पापा असली समझ बैठे और इस सदमे से बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा था कि वह सब कुछ भूल गए थे। हमने फिर पापा की याददाश्त चले जाने का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले, पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। अनीता बोली, हमारी फूटी किस्मत, पता नहीं ये तुम्हें कैसे मिल गए। अचानक से दीनानाथ जी बोले, पर ये भी बताओ कि तुम लोगों ने कैसे मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। वह तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वह चल बसी। संगीता खुश होकर बोली, आपको सब याद आ गया पापा। दीनानाथ जी के चेहरे पर चमक थी। वह संगीता को गले से लगाकर बोले, हाँ बेटा, जब ये हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। संगीता बोली, भैया इतना कुछ करते रहे, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें। अरे ये हमारे पापा हैं, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा से ये सड़क पर जी रहे हैं और आगे एक दिन ऐसे ही चले भी जाते। तब भी तुम हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज़ सुना रहे थे वह कैसे? अखिलेश बोला, वह तो आवाज़ को रिकॉर्ड कर एक ऐप के जरिए करता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। संगीता बोली, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी सिंगापुर नहीं जा पाओगे क्योंकि पुलिस आ रही है और वह आप लोगों को असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए सारी बातें रिकॉर्ड भी हो गई हैं। अखिलेश बोला, संगीता माफ़ कर दो मुझे। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से सिंगापुर में सेटल हो पाया हूँ, सब बर्बाद हो जाएगा। दीनानाथ जी ने अखिलेश को एक चांटा लगाकर कहा, अब क्यों माफ़ी मांग रहा है, जा कोई और योजना बना मुझे बीमार बताने की। याद रख, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। पुलिस आकर अखिलेश और अनीता को ले जाती है। उसके बाद संगीता दीनानाथ जी के सीने से लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वह देखिए। तभी कैलाश जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्यों भुलक्कड़, मैं याद हूँ। दीनानाथ जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ। कैलाश जी बोले, पर एक बात बता, तू तो बड़ा खुश था सिंगापुर जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अखिलेश तुझ पर जोर डाल रहा हो। वह तो शुक्र मनाओ तेरी बेटी दामाद का, वरना। तभी संगीता बोली, अब तो खुशियाँ मनाने के दिन आए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी हंसने लगते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।